आज ये स्थिति है मुस्लिम समाज में कि जब से 2022 से विधायकी का चुनाव हुआ तो आज स्थिति ऐसी कि अगर बिजली वाले आ रहे हैं तो डायरेक्ट घर में घुस जा रहे हैं, सत्यापन के नाम की चेकिंग चल रही है, सीधे घर में घुस जा रहे हैं। रेलवे का इतना बड़ा मामला चल रहा है भाई, पूरा बनभूलपुरा आज जो टारगेट बना हुआ है वो भी तो कांग्रेस के नाते पूरा टारगेट बना हुआ है। अगर वहीं पर ही अगर 20,000 बीजेपी के वोट होते या सारे पार्टी के लोगों को, उसमें वहां मुस्लिम नेता को भी 10,000 वोट पड़ जाते, बीजेपी को भी 10,000 वोट पड़ जाते, कांग्रेस को भी 10,000 वोट पड़ जाते, तो क्या वहां पर ये रेलवे का मामला क्या इतना उछाल मारता? नहीं मारता। अगर 2016 में इंदिरा जी की सरकार में रेलवे के खंभे लगे थे तो उसके बाद तो 17 में सरकार भाजपा की आ गई थी, तो भाजपा ने अभी तक 27 तक कौन सा साथ दे दिया जो रेलवे खंभे हटवा दिए वहां से, या पुनर्वास की ऐसी कौन सी मांग हो गई? भाजपा तो चाहती है कि कल होते हुए आज खत्म हो जाए पूरा रेलवे वाला क्षेत्र। और एक बात समझ लीजिए, हिंदू मुस्लिम खाली बीजेपी नहीं कर रही है, कांग्रेस भी तो बीजेपी के नाम से डरा रही है कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। हम लोग कितना परेशान हो रहे हैं देखिए ना, हम लोग भी तो दुश्मन बने हुए हैं। अगर मैं 27 में चुनाव लड़ रहा हूँ तो क्या मैं चुनाव लड़ने का मेरा अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है, सबको अधिकार है, स्वतंत्र है। मेरा अधिकार नहीं है क्या? मुझे सिर्फ इसलिए अधिकार नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ, या मुझे इसलिए अधिकार नहीं है कि मैं पूंजीपति नहीं हूँ, या मैं कोई आपके जो है सोने का चम्मच लेके सुमित देश की तरह पैदा नहीं हुआ, या मुझे इसलिए अधिकार नहीं है? सुमित देश 2014 में नेता बना था, मैं 2009 से नेता हूँ। ऐसे तो सुमित देश ने तो बहुत लोगों का इस शहर में हाथ मारा है। सच्चाई तो ये है, सुमित देश के आने से आप जितने भी कांग्रेसी देख लीजिए बुढ़े हो गए, 60-60, 65-65, 70-70 साल के हो गए, आज तक बेचारे ये भी नहीं कर पा रहे हैं, दावेदारी तक नहीं कर पा रहे हैं। हेलो उत्तराखंड, मैं विशाल शर्मा विशाल की गूंज में पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में एक आपको ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं जो हल्द्वानी में निरंतर लगभग 19 वर्ष से अधिक राजनीतिक क्षेत्र में बड़े सक्रियता से कार्य कर रहे हैं और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता कहें, नेता कहें, आप जो है जाने जाते हैं, और छात्र संघ में भी आप जो है बड़े पदों पर रहे हैं। और वर्तमान में आज हम हल्द्वानी विधानसभा की बात करें, इस समय मुस्लिम नेता और मुस्लिम चेहरे के रूप में आप एक अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। मैं बात कर रहा हूं उवेश राजा जी से। आपका स्वागत है इस विशाल की गुंज चैनल में। मैं उवेश भाई आपसे जानूंगा, आप लगभग कई वर्षों से आप राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और इंदिरा देश जी जो आज हमारे बीच में नहीं है उनके भी बड़े करीबी आप रहे हैं। क्या कारण रहा आज तक आपने हल्द्वानी में विधानसभा चुनाव कहें या मेयर की बात करें, कभी आपने चुनाव नहीं लड़ा? देखिए ऐसा है, 2009 से मैं राजनीति में हूँ और आज करीब करीब मुझे 19 साल हो गए राजनीति में। लेकिन मैंने आपके NSUI का मैं अध्यक्ष रहा हूँ यहाँ पर संगठन का, और डिस्ट्रिक्ट महासचिव भी रहा हूँ NSUI का। और 2013 में जब मैं पार्षदी लड़ने के इच्छुक था तो उस वक्त जो है लेडीज सीट हो गई थी, तो इस वक्त फिर उस वक्त क्या हुआ कि आपकी लेडीज सीट हो गई, तैयारी मेरी पूरी थी पार्षदी की चुनाव की, तो मैंने अपनी माता जी को वहाँ पर फिर खड़ा करा और मैं बम्पर वोटों से वहाँ जीता भी। उसके बाद फिर मेरा जो फिर लगातार हम लोग लगे रहे। फिर कुछ चीज़ों को लेकर हमारा 2012 में हमने इंदिरा जी को ही चुनाव लड़ाया था पूरा, कांग्रेस में उस वक्त हमने पूरा चुनाव इंदिरा जी को ही लड़ाया था, और जबकि मुस्लिम वोटों से भी अच्छे मार्जिन से इंदिरा जी जीती थी वहाँ से। लेकिन लास्ट टाइम पर जब मैंने पार्षदी लड़ी उस टाइम लेडीज सीट हो गई थी, तो इस चीज़ को लेकर फिर मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। फिर 2018 में भी जब पूरा नगर निगम क्षेत्र का सीमांकन हो गया था, तब भी मेरे ही घर से नगर निगम के 2 पार्षद चुन के आए, मेरी माताजी दोबारा चुन के आई, मेरा छोटा भाई पार्षद बना, तब भी मैंने चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव लड़ने का मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, मैं हमेशा ये चाहता था कि बस जिस भी तरीके से रहूँ लेकिन बस लोगों के काम आता रहूँ और लोगों की मदद करता रहूँ। लेकिन भविष्य में अब जो भी हो आगे देखते हैं क्या होता है। मैं उवेश भाई आपसे एक बात जानूंगा, आप इस समय हम हल्द्वानी विधानसभा की बात करें, हमेशा से हल्द्वानी विधानसभा जो है मुस्लिम वोटर पे डिपेंड रही है, और यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक हैं हमेशा से एक रुझान रहता है बनभूलपुरा को। आप बनभूलपुरा में वर्तमान जो SIR में वोट कर रहे हैं, बड़ी संख्या में एक चर्चा चल रही है, क्या 2027 में मुस्लिम वोटर का वो प्रभाव अभी भी रहेगा या कम होगा? देखिए SIR वाले मामले में तो अभी जिस हिसाब से वोट कटिंग वाला मामला चल रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम बहुत कम से कम 40 से 45 हज़ार वोट मुझे लगता है कटेगा हल्द्वानी विधानसभा में। और ये वोट जो 1,60,000 था उसमें 20,000 तो कट चुका था पहले ही अभी, और उसके बाद एक 40 बचा था, फिर अभी नोटिस आ गया 50,000 लोगों को। ये लास्ट टाइम मुझे लगता है कि 1,10,000 या 15,000 मुझे लगता है कि वोट बचेंगे, जिसमें मुस्लिम क्षेत्र की
अभी भी अच्छी दावेदारी रहेगी और अच्छी तरीके से आपके कम से कम मान चलिए 40,000 करीब वोट, 45,000 वोट मुस्लिम क्षेत्र का रहेगा, जो मेरा मानना है। SIR में अभी कितना भी वोट कट जाएगा, लेकिन 40-45,000 वोट रहना है। और रही बात अभी आगे आपके क्या होता है, किस तरीके से मुस्लिम क्षेत्र का, तो वो अभी पूरी एक लिस्ट जब फाइनल हो जाएगी SIR की, उसके बाद तय होगा कि क्या मुस्लिम समाज इस लायक है कि वो अपना नेता चुन सकता है या नहीं चुन सकता है। ये सब SIR के लिस्ट की जब लिस्टिंग हो जाएगी पूरी फाइनल, उसके बाद क्लियर होगी। उवैस भाई, आप बनपुरा संघर्ष समिति के संयोजक भी हैं और ये लड़ाई इतने लंबे समय से चल रही है। बनपुरा बनाम रेलवे, हमेशा एक डर का माहौल रहता है बनपुरा क्षेत्र में। और अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट में अब तो ये केस चल रहा है, आए दिन होता है कि टूटेगा, बनेगा, बचेगा। आपने लड़ाई इतने लंबे समय से जो लड़ रहे हैं, अभी वर्तमान में जो हकीकत की स्थिति है, क्योंकि कोर्ट से कई बार ऊपर नीचे के बहुत बार बयान आ गए कि ये इतने हजार घर टूटेंगे या विस्थापन होगा, अभी क्या स्थिति है? देखिए, जिस हिसाब से रेलवे की लड़ाई 2016 से चल रही है, तो हम लोग लगातार बरेली गए, पहले हम लगातार बरेली में नोटिस आए, उस वक्त हम बरेली लगातार गए, हमने वहाँ चक्कर मारे लोगों के साथ। उस वक्त कोई नेता नहीं जाता था बरेली, बहुत मतलब मुख्तसर से लोग ही दिखते थे वहाँ पर। हल्द्वानी विधायक जी या आपके इंदिरा जी उस टाइम जिंदा थी, कोई नहीं आता था बरेली। बरेली का मैंने आज तक कभी किसी को फोटो भी आप मुझे दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। मैं लगातार बरेली जाता था उस वक्त, और फेसबुक पे अपना डालता भी था ताकि लोगों को ये याद रहे कि हम लोग बरेली से स्टार्टिंग हमने इस लड़ाई को करी, क्योंकि ये लड़ाई बरेली से ही स्टार्ट हुई थी हमारी रेलवे की। सबसे पहले हमारी जो तारीख पड़ी थी वो बरेली की पड़ी थी। उसके बाद फिर वहाँ से जब केस कैंसिल हुआ, फिर हम आपके उसके बाद फिर सिविल कोर्ट आ रहे, हमने सिविल शूट डाला यहाँ पर। सिविल शूट में भी हमें आपके जो है पूरा यहाँ से राहत मिली, सारे नगर निगम से लेकर जिलाधिकारी तक सबको नोटिस भेजे। फिर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, उसके बाद हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से जो है फिर आपके 2022 में जो है फैसला हो गया कि भाई ये तोड़ा जाएगा। फिर हम सुप्रीम कोर्ट सब लोग भागे यहाँ से। तो 2022 में सब लोग एक्टिव हुए, यानी कि 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 6 साल 7 साल किसी ने इस मामले में ज्यादा पैरवी नहीं करी। 2022 जब क्लियर हो गया कि अब टूटना ही है, तो हम लोगों ने फिर एक धरना दिया था वहां पर। सभी लोग थे उसमें, सारी पार्टी के लोग थे। तो उसके बाद फिर हम जब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां से फिर हमें राहत मिली। अच्छा, राजनीतिक पार्टियां अधिकांश देखा हमने हल्द्वानी में, जब चुनाव आता है तो मुस्लिम समुदायों को एक वोटर के रूप में समझती हैं, या उनको कहें कि वो उनके लिए एक, क्योंकि राजनीतिक में उसको चारा भी कह सकते हैं, हमेशा से उनको ऐसे इस्तेमाल करने की बातें कही गई। क्या हमेशा से मुस्लिम समुदाय सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल होता आया है, या एक हकीकत में उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि कई तरीके से गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं वो लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय को मिलते हैं। अभी आपका क्या नजरिया है इसमें? देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ, जो लोग हमसे बहुत सारे लोग ऐसा भी सवाल कहते हैं कि आप लोग बीजेपी से बहुत कम सवाल करते हो, तो उसका कारण ये है कि बनभूलपुरा ने अभी मेयर के चुनाव में ललित जोशी जी को 40,000 वोट दिए, और 2022 में हल्द्वानी विधायक जी जो सुमित हृदय जी हैं उनको 34,000 वोट दिए। तो बीजेपी को तो वोट नहीं पड़ा ना वहां से। जब अगर मैं आपको आज 100 रुपये उधार देता हूं तो आप इसे तो वापसी लूंगा। तो जब मैं वोट आपको दे रहा हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं सवाल जवाब भी आप ही से करूं। जब आप इतने बड़े समाज की जिम्मेदारी ले रहे हो तो भाई जिम्मेदार फिर आप ही तो आप लोगों को जिम्मेदारी लेना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए, शहर में सभी समाज के लोग हैं, सभी समाज के अपने अपने नेता हैं, चाहे वो सिख समाज हो, दलित समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज। लेकिन आज के वक्त में हिंदू समाज में हमारे बहुत सारे भाई ऐसे जो नेतागर्दी कर रहे हैं, जिन हिंदू समाज के सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं। सिख समाज में भी अच्छे खासे नेता हैं, उनके सुनने वाले भी बहुत लोग हैं। दलित समाज में भी अच्छे खासे नेता हैं जो दलित समाज के सुनते हैं। लेकिन आज मुस्लिम समाज जो है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो उनकी आवाज़, हम तो देखिए बिना चुनाव के भी उनकी 19 साल से आवाज़ बने हैं। आज ये स्थिति है मुस्लिम समाज में कि जब से 2022 से विधायकी का चुनाव हुआ, तो आज स्थिति ऐसी कि अगर बिजली वाले आ रहे हैं तो डायरेक्ट घर में घुस जा रहे हैं। सत्यापन के नाम की चेकिंग चल रही है, सीधे घर में घुस जा रहे हैं। रेलवे का इतना बड़ा मामला चल रहा है। हमारे वहाँ भी मछली बाजार में भी तोड़फोड़ हुई, विधायक जी नजरबंद हो गए। अभी आपके हमारे वहाँ शनि बाजार का ठेका हो गया, बुध बाजार हमारे वहाँ खत्म हो गया। बिजली के मीटरों में विधायक जी का कोई रोल, कोई विरोध नहीं रहा। तो इतनी सारी चीजों को लेकर, और जो अभी चल रहा है, जो हालात स्थिति चल रही है बाजारों में, दुकानों में, सब जगह, जो एक आपको जिस तरीके है कि जो शहर में गुलदस्ता है हमारा शहर,
उसको कुछ लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें विधायक जी का कोई बहुत अच्छा बयान नहीं आता है कि जिस तरीके से जो 34,000 वोट जो उन लोगों ने उनको दिए हैं, और मान के चलिए 70 से 75% मुस्लिम वोटों पे वो विधायक बने हैं। अगर उसकी विधायक निधि की भी बात करी जाए तो पूरे 5 साल की विधायक निधि 25 करोड़ रुपए होती है, जिसमें से जीएसटी काट कूट के 21 करोड़ रुपए बचती है। तो क्या 21 करोड़ में 70% 80% के हिसाब से क्या विधायक निधि खर्च करी गई है बनभूलपुरा में? आज आप सड़कों का हाल देख लीजिए, नालियों का हाल देख लीजिए, गलियों का हाल देख लीजिए, सब बुरी तरीके से, सब जितना बनभूलपुरा पहले था वो भी खत्म हो चुका है आज की स्थिति में। आज कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है वहां पर। ऐसी स्थिति बनभूलपुरा की हो चुकी है। उवैस राजा को अगला मुस्लिम समुदाय का हल्द्वानी विधानसभा में क्या एक दमदार नेता के रूप में माना जाए? क्योंकि एक टाइम जो सपा के मतीन सिद्दीकी थे उनका बड़ा नाम होता था, फिर शोएब भाई आए, उनका लोगों ने उस पर विश्वास करा मुस्लिम समुदाय ने। आज की डेट में जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं है, क्या अगला चेहरा हम ये कह के चलें कि उवैस राजा होंगे? देखिए, मैं 2009 से लगातार काम कर रहा हूं और आवाम के बीच में हूं, और जो लोग मुझे जानते हैं, जो सामाजिक लोग हैं जो जानते हैं मुझे, वो अच्छी तरह जानते हैं कि 2009 से उवैस ने राजनीति स्टार्ट करी थी। भाई मैं इंटर पास करने का जब फर्स्ट ईयर कॉलेज में आया तो तभी से मैंने राजनीति स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने तो राजनीति नर्सरी से स्टार्ट करी है। मैं तो नर्सरी के स्टूडेंट, जब नर्सरी से जैसे स्कूल में दाखिला लेते हैं वैसे मैंने राजनीति में नर्सरी से दाखिला लिया था। तो मैं लगातार बिना चुनाव के अभी तक लोगों की 19 साल से सेवा कर रहा हूँ। लोग आए चले गए, लोगों ने 5-5 6-6 चुनाव लड़ दिए वहां पर। शोएब भाई भी आए, मतीन भाई भी आए, सबने चुनाव लड़े, सबने, किसी ने 5 चुनाव लड़े, किसी ने 3 चुनाव लड़े, मैंने अभी तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा। तो मुझे लगता है कि अगर भविष्य में मुझे चुनाव की अगर आवाज उठाई मैंने, या मैं चुनाव अगर लड़ने के इच्छुक होता हूँ, अभी तक मैंने ऐसी कोई पोस्ट नहीं डाली है, मैंने अभी कोई ऐसा ऐलान नहीं करा। चुनाव बहुत पास आ गए, लेकिन 2027 मैं कहता रहा हूँ, लड़ेंगे। मैं कहता रहा हूँ, तैयारी वो व्यक्ति करेगा जो नया चेहरा होगा, जो पैराशूट चेहरा होगा। तैयारी उवैस राजा की नहीं है। उवैस राजा तो हमेशा फील्ड में 24 घंटे में 18 घंटे हम लोग राजनीति करते हैं। रात के 2-2 बजे तक भी हम अस्पतालों में रहते हैं, थानों में रहते हैं। दिन भर हमारा यही काम है। हमारी कोई राशन की दुकान नहीं है शहर में, आपके कोई परचून की दुकान हो जो हम जहाँ व्यापार कर रहे हो, या हमारी कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं। दिन भर हमारा तो कारोबार ही यही है, काम ही यही। हम सुबह उठते हैं, तैयार हो गए तो हमारा यही काम है, दिन भर आपके 100-200 लोगों से मिलना मिलाना, हमारा दिन भर यही काम है। तो हमारा तो करना राजनीति हमने जब से करी है, और आप जब तक रहेंगे राजनीति में ही रहेंगे। अच्छा, ऐसा क्या रहा हल्द्वानी विधानसभा में? मैंने मतीन भाई का चुनाव देखा, शोएब भाई का देखा, कि कोई भी मुस्लिम नेता हिंदू वोटर में सेंध नहीं लगा पाया। और हिंदू नेता में भी अगर बात करें तो सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को ही वोट मिला। तो क्यों ऐसा? आप अगर चुनाव लड़ते भी हैं, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम वोटर से आप ना तो विधायक ना मेयर बन सकते हैं, उतनी वोटर है नहीं। क्या 27 में हिंदू अगर आप खड़े होते हैं तो हिंदू वोटर पे सेंध लगा पाएंगे, विश्वास जीत पाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर 1,10-15,000 की वोटर लिस्ट रही इस बार शहर की, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, 40-45 हजार अभी मुस्लिम वोट में रहेगा। यानी कि मान के चलिए 40%, अभी 35% करीब वोट अभी मुस्लिम रहेगा वहां पर। लिस्ट क्लियर होने दीजिए आप। और 40,000 वोटों में लगभग 32 से 34,000 वोट पड़ेगा ही पड़ेगा। वहां पर जो पोलिंग होती है वो 90% पोलिंग होती है हमारे वहां। और हिंदू क्षेत्र में जो पोलिंग होती है वो 50% या 55%, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो हालात अगर रहे तो समय आएगा, हम जाएंगे, हिंदू घर में भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, सब घरों में जाएंगे, एक एक घर में जाएंगे हम। तो मुस्लिम क्षेत्र में तो हम घूमेंगे, हम राजपुरा, गांधीनगर, आवास विकास, काठगोदाम, दमोह डूंगा, सब जगह जाएंगे। अब वो अलग बात है कि अगर शहर में कोई अगर हिंदू भाई हमें वोट नहीं देगा, या हो सकता है क्या वजह उनके दिमाग में हो, तो अभी इस पर मैं कोई सवाल या कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि हर किसी का आदमी का अपना मिजाज है कि हमें कोई वोट डाले ना डाले। लेकिन मैं हर घर में जाऊंगा, ये तय है। उवैस भाई, अभी हम बात करें, एक तरफ से इल्जाम लगता है कि यार भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि मुस्लिम वोट नहीं देता है, ऐसा कहते हैं। अब वो सच्चाई तो अलग मैटर है, जो जितनी सही होगी नहीं होगी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई मजबूत हुआ है, स्वर्ण अपने आप को ठगा जैसा महसूस कर रहा है, लेकिन मुस्लिम समुदाय बहुत स्ट्रांग हुआ है। चाहे आप प्रशासनिक उसमें देख लीजिए, बड़े बड़े पदों पे आपका मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति दिखता है, और व्यापार में आप देख लीजिए, हर क्षेत्र में आपकी भागीदारी है। तो फिर भी कहाँ पर तालमेल नहीं है आपका और भारतीय जनता पार्टी का, या सिर्फ ये वोट बैंक के लिए इस्तेमाल हो रहा है सिस्टम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नियम कानून है पार्टी के अपने, उनके खुद के, मुझे उससे बढ़िया पार्टी नहीं लगती है।
मैं आपको अपने मन की बात बताऊं, जो उनके नियम कानून है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश को, जो प्रदेश में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है ना, लेकिन वही कानून मुस्लिम समाज के लिए अलग हो जाता है और दूसरे समाज के लिए अलग रहता है। जिस तरीके से आज आप देखिए कि जगह जगह मज़ारों को तोड़ा जा रहा है तो बिना मंदिर, वजह। उसमें मंदिर भी टूटे हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते। मेरी ये तो खाली हवा उड़ाई जाती है। देखिए हल्द्वानी के मंदिर नहीं टूटे, देखिए ये कहने वाली बात है। देखिए भाई साहब, ये सबको पता है हाँ। कि किस किस नियत से काम चल रहा है, ये सबको पता है। मतलब हिंदू वोटों को भी पता है कि किस नियत से काम हो रहा है। तो एक तरफ आप सभी समाज को लेकर चलना चाहते हो, आपका अल्पसंख्यक विभाग भी है, सब कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ ही अभी आप परसों देख लीजिए ना, परसों अगर किसी ने रामलीला मैदान में नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा दिए थे, या जानबूझ के लगाए, या एआई वीडियो था, या जो भी था, अभी उसकी, क्योंकि हमें तो लगा शायद वो एआई वीडियो है, और अगर किसी ने लगा भी दिए तो देखिए, मैं तो सब समाज, सारे समाज जितने भी धर्म है सबकी इज्जत करता हूँ भाई। आपके हिंदू धर्म में जय श्री राम बोला जाता है, मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ, उस नारे की भी इज्जत करता हूँ। हमारे मुस्लिम समाज में नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहता है, हम उसकी भी इज्जत करते हैं। अगर किसी ने लगा भी दिया तो शहर में इतना माहौल एक तरीके से पूरा बनाना कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर नहीं चलेगा इस तरीके से, तो कहाँ फिर अब एक समाज को तो आप किनारा कर रहे हो ना, तो फिर आप सबको लेकर कहाँ चल रहे हो? अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सबको लेकर चलना चाहती तो इस टाइप की बातें ही नहीं होती। तो ये एक तरीके से कि एक कानून किसी के लिए कुछ है और दूसरे समाज के लिए कानून दूसरा है, तो यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी है। अच्छा, एक अक्सर ये बोला गया है कि कांग्रेस ने 60 साल 70 साल राज करा, उस समय मुस्लिम जो वोटर है या मुस्लिम समुदाय है वो कांग्रेस के करीबी माना जाता था, लेकिन कांग्रेस की सरकार में मुसलमान समुदाय अगर कहें तो उतना मजबूत नहीं हुआ। लेकिन इस 12 साल 14 साल की बात करें हम, वहां पर वो अपने को करीब महसूस करता था, यहाँ पर अपने को डरा महसूस करता था। लेकिन उस 60 साल की अपेक्षा जो अभी 12 साल में मजबूती मिली है, ये कई गुना ज्यादा मिली है। इसका क्या फार्मूला है? डर किसी को, वोट किसी को, ये क्या सिस्टम है? इसको क्या देखते हैं? देखिए, मैं आपका एक सीधे सीधे एक सवाल बताऊं कि आप पूरे देश में मत जाइए, आप जिस शहर में रहते हैं आप उसी शहर में ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसी शहर में आज कुछ लोगों को ठेला नहीं चलाने दे रहे हैं, कुछ लोग दुकानों को बंद करवा दे रहे हैं, कुछ लोग ना। तो इस तरीके का जो आदमी का आप रोजगार की बातें तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सरकारी नौकरी की, मैं भी सरकारी नौकरी की तरफ भी आऊंगा, आप जो कहना चाह रहे हो। अगर एक प्राइवेट रोजगार को देखो तो आप शहर में होली ग्राउंड को लेकर शहर में कितना बड़ा बवाल हुआ, बहुत लंबा टाइम। मतलब जब 8 फरवरी वाला मामला हुआ था हमारे वहाँ मदरसा मस्जिद वाला, उसके बाद मुझे लगता है कि शहर में दूसरा बड़ा बवाल होने की पूरा तैयारी में था ये मामला। तो होली ग्राउंड वाला मामला लास्ट में क्या निकला, सबको पता है कि वो मूर्ति उसी व्यक्ति से खंडित हुई जो आपके जिसने टेंट लगाया था, वो भी धोखे से बेचारे ने उससे धोखे से हो गई। ठीक है, जो आसपास ठेले लगाए थे, जो मुस्लिम समाज के लोग ठेले लगाए हुए थे, टारगेट तो वो बने ना बेचारे, उनका रोजगार खत्म हुआ। तो फिर एक जैसा कानून कहाँ है? उस पर तो विधायक जी भी हमारे चुप रहे, विधायक जी भी कहा बोले। आप एक बात बताइए ना, 34,000 वोट लेके एक आदमी को मुखिया बना दिया, उसको सारी ताकत दे दी, वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत। आपको बंदूक की जरूरत नहीं है, तलवार की जरूरत नहीं है, वोट की ताकत ऐसी ताकत है जो सारी ताकतों पे हाथ है। सारी ताकत मुस्लिम समाज ने विधायक जी को दे दी, और ताकत देने के बाद उस वाले मामले में भी, होली ग्राउंड वाले मामले में भी विधायक जी का कोई बयान नहीं आया, शांत रहे, चुपचाप रहे, नजरबंद रहे। तो मेरे कहने मकसद ये कि सत्ता पक्ष तो सत्ता तो है खिलाफ, लेकिन विपक्ष भी कहाँ बोल रहा है हमारी तरफ से। अब सरकारी नौकरी की सुन लीजिए आप। सरकारी नौकरी का तो ये है कि वो बच्चा अपनी काबिलियत पे ला रहा है, भाई वो एग्जाम देने बैठ रहा है ना, एग्जाम देने बैठ रहा है, कंपटीशन पास कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हालात आज के टाइम पर मुस्लिम समाज देश में देख रहा है भाजपा सरकार आने से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चों को लग रहा है कि शायद अब वो समय नहीं रहा कि अब हम अनपढ़ रहें या बिना पढ़े लिखे हमारा काम चल जाता था। तो मुझे लगता है समाज कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर जागरूक हो रहा है। बहुत अच्छी बात, पढ़ाई को लेकर जागरूक हो रहा है कि जो माहौल चल रहा है तो उसको लेकर वो अपनी बचाव के लिए पढ़ाई कर रहा है अब, कि यार कल को ऐसा ना हो कि मैं अनपढ़ रहा हूँ और मुझ पर कोई डंडा चला दे। तो पढ़ा लिखा समाज, तो हम तो पहले से पढ़ाई, मैं तो अपनी हर स्पीचों में, पूरे बनभूलपुरा में, हर मीटिंग में मेरा सबसे पहला उद्देश्य रहता है कि भाई पढ़ाई लिखाई अपनी पहले जारी रखो, चप्पल पहन लो, भूखे रहो, पत्थर बांध लो पेट से, लेकिन पढ़ाई को आप जारी रखो। और आज मुस्लिम समाज बनभूलपुरा में
आप देखिए पढ़ाई को लेकर बहुत जागरूक है, पढ़ाई लिखाई को लेकर। आज हमारे वहां से बनबुलपुरा से नीट में हाँ, बच्चे पास हो रहे हैं। अभी इंटर में भी टॉपर इंटर टॉप में एक ऑटो चालक के जो 2 बच्चे हैं, एक अल्मोड़ा में डॉक्टरी कर रहा है। और अभी ऐसा नहीं है, बनबुलपुरा से भी एक बच्ची को मैंने भी अभी इंटर में वो टॉप करा था उसने, गफूर बस्ती की बच्ची थी वो। और उसके घर पे जब मैं गया तो वो एक झोपड़ी में रहती थी, मगर मैंने उसको जाकर सम्मानित करा। मैं हर उस बच्चे को सम्मानित करना चाहता हूँ, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, जो बच्चा पढ़ाई में अपने आप को सबसे आगे रखे। उवैस भाई, आप विधायक जी के ऊपर कई ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो आपका पक्ष नहीं रख रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी बात करें, हिंदू समाज जो है एक ताने देता है सुमित जी को लेकर के, विधायक जी को लेकर के, ये जो है मुसलमानों के मसीहा हैं, ये सिर्फ उन्हीं का फेवर लेते हैं, उन्हीं के नेता हैं, और आप कह रहे हैं कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे। तो मेरी आप एक बात तो सुनिए, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? ये तो राजनीति है भाई। बीजेपी अपना अपना स्टैंड तो रखेगी ना। बीजेपी भाई, बीजेपी को पता है कि हमें मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा वहां से, और ना मिलता है बीजेपी को, तो भैया वो तो विधायक जी को ही पकड़ेगी ना। वो तो विधायक जी को पकड़ेगी। अब ये तो विधायक जी को सोचना चाहिए, हमसे भी तो लोग कहते हैं भाई पूरा बनबुलपुरा आज तो टारगेट बना हुआ है, वो भी तो कांग्रेस के नाते पूरा टारगेट बना हुआ है। अगर वहीं पर ही अगर 20,000 बीजेपी के वोट होते, या सारे पार्टी के लोगों को, उसमें वहां मुस्लिम नेता को भी 10,000 वोट पड़ जाते, बीजेपी को भी 10,000 वोट पड़ जाते, कांग्रेस को भी 10,000 वोट पड़ जाते, जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज वहां का रहता है, तो क्या वहां पर ये रेलवे का मामला क्या इतना उछाल मारता? नहीं मारता। क्योंकि यहां पर तो स्टैंप पर अपनी सियासत को सब जने आगे लेकर आ रहे हैं, और सियासत में नुकसान किसका हो रहा है? मुस्लिम समाज का। अच्छा, जब वोट टाइम की बात आती है, चाहे वो चुनाव मेयर का हो या विधायक का हो या लोकसभा का चुनाव हो, वहां पर कई बार ऐसा आप ही के मुस्लिम नेताओं पर इल्जाम है कि यार ये बीजेपी के एजेंट के रूप में जो है खड़े हो जाते हैं, वोट कटिंग के लिए काम करते हैं। उसको कितनी सच्चाई से देखते हैं हाँ, तो ठीक तो है ना, हर इंसान की अपनी सोच है। और जो मुस्लिम समाज के फेवर की बात करेगा वो बीजेपी का एजेंट बन जाएगा, और जो इनकी चापलूसी करेगा, इन जैसा रहेगा, वो ठीक रहेगा। तो कोई बात नहीं, अगर हमें कोई बीजेपी का एजेंट बोल भी रहा है, तो 2016-17 में भी हमें बीजेपी का एजेंट बोला गया था, जब इंदिरा जी से हमारा बिल्कुल आमने सामने टकराव चल रहा था उस वक्त, मुद्दों को लेकर, बनबुलपुरा के मालिकाना को लेकर, वहां के गफूर बस्ती के पुनर्वास को लेकर, सिविल लाइन को लेकर, ITI पॉलिटेक्निक की बहुत सारी डिमांडें थी हमारी ऐसी, जिसको लेकर इंदिरा जी से हमारी बिल्कुल आमने सामने चल रही थी। तो लोगों को ऐसा लगा शायद कि उवैस राजा चुनाव लड़ेगा, तो मैंने तो चुनाव 17 में भी नहीं लड़ा, और मैंने चुनाव 22 में भी नहीं लड़ा। अगर मैं 27 में चुनाव लड़ रहा हूं, तो क्या मैं चुनाव लड़ने का मेरा अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है, सभी को अधिकार है, स्वतंत्र है मेरा अधिकार नहीं है क्या? मुझे सिर्फ इसलिए अधिकार नहीं है कि मैं मुस्लिम हूं, या मुझे इसलिए अधिकार नहीं है कि मैं पूंजीपति नहीं हूं, या मैं कोई आपके जो है सोने का चम्मच लेके सुमित देश की तरह पैदा नहीं हुआ, या मुझे इसलिए अधिकार नहीं है? सुमित देश 2014 में नेता बना था, मैं 2009 से नेता हूं, और इंदिरा जी को 2012 के चुनाव में हमने चुनाव लड़ाया था, सुमित देश नहीं थे वहां पर। जो लोग सुमित देश जैसे, तो सुमित देश ने तो बहुत लोगों का इस शहर में हक मारा है। सच्चाई तो यह है, सुमित देश के आने से आप जितने भी कांग्रेसी देख लीजिए, बुढ़े हो गए, 60-60, 65-65, 70-70 साल के हो गए, आज तक बेचारे ये भी नहीं कर पा रहे हैं, दावेदारी तक नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया मैं उन जैसा नहीं हूं, मुझे गुलामी पसंद नहीं है। मैं जिसके साथ रहता हूं बिल्कुल चौड़े होकर रहता हूं, और मैं अपने दम पर चुनाव लड़ना जानता हूं। और भैया मैंने चुनाव लड़े भी है, इंदिरा जी को चुनाव लड़वाया भी है, सब चुनाव हमने देखे हैं, सारे मजे हमने ले रखे चुनाव के। जब चुनाव लड़ेंगे तो बताएंगे लोगों को कि हमारी हैसियत क्या है चुनाव में, समय आने पर पता चल जाएगा लोगों को। अच्छा, जो लोग अभी हमारा नाम चुनाव के नाम से नहीं जानते हैं, हो सकता है अगर हम चुनाव लड़े तो 2027 में हमको ये भी दिखा देंगे कि हमारी हैसियत क्या है। वर्तमान की सरकार के ऊपर हमेशा एक बात कही जाती है कि वो जो है मुसलमानों के हित की बात नहीं करती है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर बात करती है तो वर्तमान की सरकार करती है। अगर मजबूती हर स्तर पे अगर मिली है मुसलमान समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को, तो वर्तमान में मिली है। तो फिर ऐसा क्यों ये बीच में जो गैप है कि एक दूसरे का नहीं यार बीजेपी दुश्मन है? कहाँ दुश्मन है? दुश्मन होती तो मुझे लगता है कि यहाँ से, हिंदुस्तान से, इस 12 साल में तो अभी तक एक भी किसी मुस्लिम को बाहर नहीं करा हिंदुस्तान से। तो ये गलतफहमी कहाँ पर है? देखिए, देश में तो बहुत सारे, हर शहर में नेता है, उवैस राजा जैसे हर शहर में नेता है। और मैं खाली अपने शहर की इसलिए बात करूंगा क्योंकि जिस शहर में मैं रहता हूं, मैं सबसे पहले मुझे वहीं की बात करनी चाहिए, और सबसे पहले उस जगह की बात करनी चाहिए जहां पर मैं पैदा हुआ हूं, जहां मैं रहता हूं। भाई मेरा, अगर मैं राजनीति कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं अपने घर से राजनीति करूंगा ना। अगर 2016 में इंदिरा जी की सरकार में रेलवे के खंभे लगे थे, तो उसके बाद तो 17 में सरकार भाजपा की आ गई थी।
तो भाजपा ने अभी तक 27 तक कौन सा साथ दे दिया जो रेलवे खंभे हटवा दिए वहां से, या पुनर्वास की ऐसी कौन सी मांग हो गई? भाजपा तो चाहती है कि कल को होते हुए आज खत्म हो जाए पूरा रेलवे वाला क्षेत्र। तो वहां पर क्या इंसान को दिखता नहीं है? लोगों को तो ये भी पता है कि 2016 में इंदिरा जी की सरकार में खंभे लगे हैं, और लोग ये भी देख रहे हैं कि 17 के बाद भाजपा सरकार अभी तक रही, तो भाजपा सरकार ने कौन सा साथ दे दिया? तो मैं जब भी तो कह रहा हूं, सत्ता तो खिलाफ है ही, सत्ता विपक्ष भी हमारे साथ कौन सा खड़ा हो रहा है? हम तो दोनों तरफ से पिस रहे हैं ना। मतलब हमें तो मंदिर का घंटा बना दिया मुस्लिम समाज को, जिसके मन में हो रहा है वो बजा रहा है बढ़िया करके, कोई बोलने वाला ही नहीं। बनबुलपुरा की सबसे ज्यादा बेसिक समस्याएं जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, आपको क्या सबसे मेन समस्याएं जो इस समय लगती हैं? देखिए 100% समस्या है वहां तो, 100%। एक बार आप किसी दिन अगर विधायक जी इच्छुक हो तो आप आमने सामने बिठलवा दीजिए मुझे एक बार, अगर दम है तो उनके अंदर। मैं चैलेंज कर रहा हूं उनको इसी आपके मंच से। हो सकता है, ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हम उम्र में छोटे हो सकते हैं, लेकिन अगर जहां राजनीतिक बात आएगी तो शायद हम उनसे 19 नहीं है बिल्कुल भी। हमने उनकी माता जी के साथ राजनीति करी है, और ऐसा नहीं है, उनसे हमने सीखा भी है। आपका राजनीतिक गुरु कौन रहा है? देखिए राजनीतिक गुरु हमारी इंदिरा जी ही थी, और लेकिन इंदिरा जी हमें 2010 में मिली थी, लेकिन 9 में मैंने जब एनएसयूआई का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था वो मैंने खुद अपने दम पे लड़ा था। आप समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन हमने राजनीतिक गुरु उस वक्त इंदिरा जी को ही माना था, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी राजनीतिक गुरु 2013 में हमारी पार्षदी की सीट लेडीज करा देंगी। उसके बाद जो हमारी उनसे शर्त हुई थी, बात हुई थी कि आप जो है 2012 के बाद मालिकाना हक दोगे, इस क्षेत्र को आप सड़कों से, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बहुत सारी ऐसी चीज हमने, अस्पताल मांगा था, वो सब चीज लेकर मांगा था। हमें क्या पता हमें झगड़ा हो जाएगा लास्ट में हमारा इसी बात को लेकर। तो वो तो ये चाहती थी कि भाई अब औरों की तरह व्यापारी बने रहो, राजनीतिक बात ही मत करो मुझसे। लेकिन उन्हें क्या पता हम लोग तो व्यापारी खत्म ही हो चुके थे, हम तो राजनीतिक हो चुके थे। तो यहीं पर ही लेकर सब सारी हमारी उनसे लड़ाई झगड़ा रहा, और इसी बात को लेकर आपके जो है सारे मुद्दे हमारे आज के आज बनबुलपुरा में आज के आज वही मुद्दे हैं जो मुद्दे 2012 से थे। आज मालिकाना हक की स्थिति है कि कोई भी बनबुलपुरा का व्यक्ति अपने मकान पे 50,000 का लोन नहीं ले सकता, और पूरा बनबुलपुरा ही नहीं, पूरा शहर 70% नजूल है, डमरडूंगा नजूल है, और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, राजपुरा नजूल है, गांधीनगर उमेश भाई, बार बार एक बात कही जाती है कि छोटा पाकिस्तान, ये कहीं मुझे लगता है, मैं भी कई सालों से हल्द्वानी में रह रहा हूँ, और ये हकीकत बात है कि हल्द्वानी एक मिलनसार शहर है, गुलदस्ता रूप में। यहाँ दंगे फसाद बहुत कम होते हैं और सब लोग मिलजुल के रहते हैं, और एकता की मिसाल यहाँ बहुत बार देखी गई है। फिर भी बार बार जो है जो बनबुलपुरा पूरे, अब वो सारा समुदाय आ जाता है क्योंकि एरिया नाम ही फेमस हो गया, और अब तो ये रेलवे के प्रकरण के चक्कर में पूरे इंडिया में फेमस हो गया। ये क्यों बार इसको छोटा पाकिस्तान कहा जाता है? देखिए, अब कहने वाले तो कोई भी कुछ इल्जाम लगा दे, लेकिन अगर छोटा पाकिस्तान ही है तो ईद के टाइम पर बीजेपी वाले सब जने खीर खाने आते हैं वहां पर, सारे कांग्रेसी वहां पर खीर खाने आते हैं। तो छोटे पाकिस्तान में कोई खीर खाने जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो फिर नहीं जाना चाहिए ना। ईद के समय सब रहते हैं, सब लोग आते हैं, घर घर आते हैं। अभी कोई ज्वाइनिंग वाइनिंग हो बीजेपी की, मुस्लिम समाज की, तो सारे बीजेपी वाले, तो क्या वो छोटे पाकिस्तान से लोगों को बीजेपी की ज्वाइन करा रहे हैं? तो ये सब एक राजनीतिक श्लोक है जो लोग बात तरह तरह के देते रहते हैं, अपनी सियासत की रोटी सब सेक रहे हैं। मैंने आपसे बोला ना कि बनबुलपुरा के लोगों को मंदिर का घंटा बना दिया, जिसके मन में आ रहा है वो बजा रहा है। और एक बात समझ लीजिए, हिंदू मुस्लिम खाली बीजेपी नहीं कर रही है, कांग्रेस भी तो बीजेपी के नाम से डरा रही है कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। हम लोग कितना परेशान हो रहे हैं देखिए ना, हम लोग भी तो दुश्मन बने हुए। आज मुस्लिम समाज की लीडरशिप खत्म हो गई इस चक्कर में। आज मुस्लिम समाज ने, क्योंकि विश्वास कर लिया ना मुस्लिम समाज ने बहुत बार। अच्छा, हिंदू वोटर को क्या ऐसा आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आप 27 की दावेदारी कर रहे हैं, जिससे बीच में एक जो मतभेद टाइप का एक बना हुआ है कि यार मुसलमान कैंडिडेट को वोट नहीं देना होता, जैसे होता है ना कि वहां पर भी एक मेरे भी कुछ ऐसे परिचित है कि नहीं, पता नहीं मन में अब वो एजुकेशन की कहीं ना कहीं समझाई जाती है कि यार वो दरारें जो चल रही हैं। बल्कि जब देश आजाद हुआ था तो उसमें ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय ने का भी उसमें योगदान था, हर वर्ग का था उसमें, हिंदू आज भी और आगे भी रहेगा। था, सभी की आजादी में, लड़ाई में सबका योगदान रहा। वो ठीक है, दो देश अलग हुए, अपनी अपनी जगह है। अभी ऐसा हिंदू वोटर को क्या ऐसा आप संदेश देते हैं जिससे उनको लगे कि हम सब एकता की बात करते हैं और एक है? आपके अपने विचार? देखिए, मेरा विचार तो यह है कि समय पे कुछ ना चले तो सबसे पहले झूठ चल जाता है एकदम से। अगर आप कहीं फंस रहे हो कोई बात कहते हुए तो आप तुरंत झूठ बोल दो। झूठ जो है एंटीबायोटिक की गोली की तरह काम करता है।
तुरंत कहो। और वही धर्म का एंटीबायोटिक कुछ लोगों ने दे रखा है जबरदस्ती। मतलब मुस्लिम समाज की जबरदस्ती बिना वजह एक छवि खराब करने के लिए। आप खुद कह रहे हैं कि मैं एक जमाने से जाता हूँ बनबुलपुरा, आपके कितने यार दोस्त हैं, सब हम भी आपके मिलने वाले हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो पत्रकार हैं, नेता हैं, सब आते हैं। क्या कभी किसी को लगा कि किसी को इज्जत में, मान सम्मान में कभी कोई कमी हुई है? कोई कमी नहीं है। इस शहर में सबसे सुरक्षित जगह है बनबुलपुरा। रात के 2 बजे आ जाओ आप शहर में 8 बजे के बाद नहीं घूम सकते रात को। कोई लड़की आप अकेले शहर में भेज दीजिए, पूरे 8 बजे के बाद वो घूम नहीं सकती रात को। पूरे शहर में सन्नाटा हो जाता है। होता ही नहीं होता? बताइए। आप बनबुलपुरा में किसी हमारी बहन को 2 बजे भेज दीजिए, 3 बजे भेज दीजिए रात के। कोई अगर उसकी तरफ आंख उठा के देख ले, या वो अगर पूरा आराम से क्षेत्र में आराम से घूम सकती है। तो बनबुलपुरा सबसे सुरक्षित जगह है हर लिहाज से। और ये जो हिंदू मुस्लिम वाला जो ये लोग चल रहे हैं, तो वो सिर्फ एक कहता रहा हूँ सियासत है। राजनीति में सब कुछ चलता है। जातिवाद की राजनीति, बिरादरीवाद की राजनीति, ये सब चलती है। ये पार्षदी में हमारे यहाँ मुस्लिम क्षेत्र में भी चली। हम तो मुसलमान थे ना, हमने 2 पार्षद लड़े, तो उसमें भी कुछ लोगों ने वहां पर जातिवाद फैलाया पार्षदी में भी, जबकि हम सब मुसलमान ही थे। अब लोग कह रहे हैं भाई हिंदू मुस्लिम फैल रहा है। हमारे वहां फिरके परस्ती में भी तो कुछ चीजें ऐसी फैल रही हैं आपस में। वहां पर भी तो मुसलमान एक नहीं है। हिंदू में भी है, ठाकुर ब्राह्मण है, ऐसे हमारे कुछ दलित भाई हो गए, कुछ लोग उनको समझना नहीं चाहते। तो बहुत सारी चीजें सभी समाज में। तो ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाई आप धर्म के नाम से किसी को मत देखिए, इंसानियत के नाम से देखिए। इंसानियत के नाम से देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है शहर के अंदर, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो या दलित हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको सपोर्ट करें और कॉपरेट करें। बल्कि मैं आपको अपनी बात बताऊं मन की, मेरे तो सारे यार दोस्त ही हिंदू है, मेरा उठना बैठना हिंदुओं में ही है। क्योंकि हम तो उसी शहर में रहते हैं ना भाई। हम शहर साइड के अपने क्षेत्र में, कहीं आपके एक ही क्षेत्र के थोड़ी हैं। हम सब जगह बैठते हैं, सब जगह खाते पीते हैं, सारे यार भाई दोस्त हैं। पहले सिर्फ जो टेक्निकल वर्क होते थे, अगर कहें उस समय इतना शिक्षा के क्षेत्र में आपका समुदाय आगे नहीं था। तो जैसे आप बढ़ई कहें, लोहार कहें, या मैकेनिकल में कहें, तो मुस्लिम समुदाय का बड़ा योगदान होता था। आज हर क्षेत्र में सबसे बड़ी भूमिका रहती है। मैं तो हमेशा अपने और भी लोगों से बोलता हूँ, भाई अगर कोई किसी का हिस्सा है, हम उसके बिना काम नहीं चलता। और ये तो राजनीतिक ठीक है, पहलू के हिसाब से सुनने में अच्छा लगता है, भाई नेताओं का काम है, वो उनका व्यापार है, उनका व्यापार ही हुआ है तो रोटी सेकना, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आम इंसानियत के नाते, क्योंकि जब मैंने कहा ना आज़ादी की बात करी, तो उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको हम आज भी याद करते हैं। क्योंकि मैं तो फॉरवर्ड बात करता हूँ, भाई जो सही है उसको सही बोलो, अगर हिंदू सही है तो उसको सही बोलो, मुसलमान सही है तो उसको सही बोलो। सही बात। ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान तो उसको हर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी भूमिका रहती है हर जगह। लेकिन कहीं ना कहीं आप क्योंकि एजुकेटेड हैं, आपको यूथ को समझाने के लिए ऐसा कौन सा आप अपना फॉलो करेंगे आने वाले समय में कि यूथ क्योंकि अवेयर हो और जिससे ये दूरियां जो है कम हो? देखिए, यूथ से मेरा यही कहना है, और मैं सब जगह बैठता उठता हूँ, और बल्कि मेरा बहुत अच्छा याराना है, बहुत अच्छा शहर में सब जगह। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं आपसे एक बात और कहूँ कि बनबुलपुरा मेरे लिए राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। बनबुलपुरा मेरा घर है, और मैं उस घर को बचाने के लिए जब तक मेरे जिस्म में जान है, या जब तक मैं राजनीति कर रहा हूँ, या जब तक भी मैं बोल रहा हूँ, तब तक मैं उस अपने घर को बचाने के लिए लड़ाई लड़ूंगा। वो मेरा राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। बनबुलपुरा मेरा राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। और रही बात यूथ की, तो देखिए हम मुस्लिम क्षेत्र में सबको समझाते हैं अच्छी तरीके से। रही बात हिंदू क्षेत्र की, हमारे बहुत ऐसे यार दोस्त हैं यहाँ पर हम अपना मैसेज देते हैं। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि आधी रात को भी किसी हिंदू भाई को मेरी जरूरत पड़े, मेरे खून की जरूरत पड़े, तो मुझे कॉल कर ले। मैं अगर आधी रात को अगर उसके साथ ना खड़ा हूं तो मुझसे कह दे। वो आपने बहुत अच्छी बात बोली है। जब किसी को भी ब्लड की जरूरत पड़ती है, मुझे आधी रात को कॉल कर ले, ब्लड बैंक में जाता है। मैं उस हिंदू भाई के लिए अपने 10 मुस्लिम भाई लेकर आऊंगा खून देने के लिए। वहाँ खून कोई भी है, वो पंडित ही क्यों ना हो, या ठाकुरी क्यों ना, सिख क्यों ना, कोई भी उस समय ये नहीं पूछता है ब्लड बैंक में जाकर के कि ये मुसलमान का खून है या हिंदू का खून है। बिल्कुल सही बात है। वहां पर तो यार ब्लड चाहिए मुझे, ये मेरी उसमें उसका यूनिट है और ये उसका ब्लड नंबर है, उसका उसमें चाहिए होता है। देखिए कोरोना काल में पूरे बनबुलपुरा में आपने देखा कि पूरा बनबुलपुरा ऐसा खुला हुआ था जैसे नॉर्मली लगातार, बल्कि खूब वहां पर पीएससी लगाई गई, सब कुछ लगाई गई। बनबुलपुरा खुला हुआ था, कोरोना का कोई डर नहीं था वहां पर। लेकिन जितने भी पहाड़ से लोग आए, बहुत बहुत दूर से पहाड़ से लोग आए,
मैंने हर आदमी का हाथ पकड़ा, और मैं कभी भी हॉस्पिटल या किसी भी ऐसी चीज जगह का फोटो एकदम नहीं डालता हूँ, क्योंकि मैं किसी की परेशानी का उसको शो ऑफ नहीं करता हूँ कि मैंने इसके लिए ये काम करा या ये काम करा। मेरी सुशीला तिवारी में मुझे आज लगे हुए आज 17-18 साल हो गए। मैं उस हॉस्पिटल में, आप पता कर लेना उस हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा किसके चक्कर लगते हैं, या सबसे ज्यादा प्रिंसिपल से कभी पता कर लेना कौन आपको कॉल करता है। मैं उस हॉस्पिटल में जब कोरोना का समय था तब भी मैंने पहाड़ के इतने लोगों को एडमिट कराया, वहां पर इतने लोगों का इलाज कराया, मैंने आज तक कभी भी फोटो नहीं अच्छा, डाला। जैसे हिंदू नेताओं के ऊपर अगर बात करें, वो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, ऐसे आपके मुस्लिम समुदाय में तो कई नेता हैं जो ऐसे आप ही के समुदाय को हीन भावना का शिकार करवाते हैं कि यार बिल्कुल काफिर हैं, हिंदू ऐसा है वैसा है। वो दोनों तरफ की तो है, क्योंकि जैसे हम पाकिस्तान में जाए तो हिंदुस्तान के लिए हमने देखा कई बार मीडिया में बिल्कुल ऐसे बोला जाता है कि बस यहाँ मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और हिंदुस्तान में भी बोला जाता है कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। तो ये दोनों तरफ की नेताओं का हाल है। देखिए, मैं ऐसा तो है आपको नहीं? एक बात तो क्लियर कर दूं अपने मन से कि जितना सुरक्षित पूरी दुनिया के मुसलमानों में जितना सुरक्षित हिंदुस्तान का मुसलमान है, मुझे लगता है शायद कहीं भी पूरी दुनिया में नहीं है। हकीकत बात है। और ये बात सच है, मैं अपने आप को सुरक्षित मानता हूँ। कुछ नफरती चिंटू अगर शहर में माहौल बिगाड़ ले, देखिए हर भाजपा का आदमी भी ऐसा नहीं है, मैं सबके साथ बैठता हूँ। मैं भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, भीम आर्मी, जितने भी शहर में संगठन सामाजिक लोग हैं, मैं सबके साथ बैठता हूँ। हर किसी की सोच एक सी नहीं है। कुछ लोग पार्टी के हैं, नहीं बोल पाते, लेकिन शहर में ऐसे बड़े जिम्मेदार भाजपा के लोग भी जो कभी नहीं चाहते शहर में कभी कोई विवाद हो। मैं अपनी मन की बात बता रहा हूँ आपको, मैं सबके साथ बैठता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, भाजपा में भी हैं, कांग्रेस के भी कुछ लोग ऐसे। अब आप जो कह रहे हो ना कि कुछ मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं भाई काफिर ही है, देखिए मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जिसको सबसे ज्यादा लगता है कि नफरती लोग इस बनबुलपुरा में रहते हैं, मेरा खुला संदेश है, खुला इनविटेशन है, वेलकम है कि वो भाई लोग आए, एक बार हमारी मेहमान नवाजी देखें। आए तो अरे पता कैसे चलेगा यार कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। देखो, हम तो आइडियल हमारे जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, मैं तो आज भी उनको अपना आइडियल मानता हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप, मैंने कहा ना, सही को सही और गलत को गलत कहने वाला वो हर जगह होता है। अच्छा, दूसरी बात उवैस भाई, हम बात करें, आप बहुत बार विधायक जी के बारे में कह चुके हैं, अब चुनाव आ रहा है, विधायक जी कहीं ना कहीं चुनाव टाइम में होता है कि आदमी कहीं ना कहीं समझा देता है, या यार ठीक है जो हुआ आगे सत्ता आएगी, अभी तो खैर उनकी बेचारों की सत्ता ही नहीं है, तो इस बार उनके पास तो खुद अधिकार नहीं है कि आपके लिए कुछ, आपके समाज के लिए या उसके लिए करें। जो विधायक निधि है, इसके अलावा उनके पास, उनकी खुद ही नहीं सुन रही उनके। ठीक है, मैं बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, सही टाइम पर, क्योंकि मेरे दिमाग से भी हट गई थी। मैं बोल रहा हूं कि क्या इसी बार मुस्लिम समाज ने वोट दिया था क्या? 2002 से लेकर 7 तक भी तो सरकार थी भाई। 2000 उत्तराखंड बनने के बाद 2002 से लेकर 7 तक सरकार में इंदिरा जी थी। अब इन्होंने तो 14 में राजनीति सुनिए तो आप मेरी पूरी बात तो सुनिए भाई। आप एक तरफ तो आप 60 साल की बात कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं इन्होंने 14 से, मैं तो सबकी बात बता रहा हूँ ना। मुस्लिम समाज तो लगातार वोटर रहा है ना, और 2012 से लेके भी 17 तक सरकार रही, तो 12 से लेके 17 तक कौन सा ऐसा काम हो गया जो हम एक भी काम गिनवा दीजिए बनबुलपुरा में कि 2012 से लेकर 17 तक हम बोल दें कि यार हमें एक अच्छा अस्पताल मिल गया भाई, या हमारे क्षेत्र में सिविल लाइन भी अब भाजपा सरकार पड़ रही है। ऐसी स्थिति है वहां पर, आप समझ रहे हो। अभी बल्कि रोडें पास हुई हैं 3-3.5 करोड़ की बनबुलपुरा में, वो भी राज्य सरकार ने पास करी। लेकिन हरीश रावत जी की सरकार जो गई, चुनाव जो हारे, वो खाली मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उस पे आप ही के क्योंकि ये कहने को उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, कि उनके ऊपर एक इल्जाम लगाया गया उस समय कि यार ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वो चाहे फेक बाद में साबित हुआ, तो भाई उन्होंने तो बलिदानी कर दिया आपके समाज के नाम पे। आप कह रहे हैं कि आपके लिए कुछ नहीं करा, देखिए क्यों नहीं करा? मेरी एक बात तो सुनिए, इतना डर किस बात का? वो तो उनको सोचना हो। नहीं, मुझे बताइए हरीश रावत जी को इतना डर किस बात का? अगर किसी ने, मैं कह रहा हूँ, कह भी दिया था कि यार मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, तो क्या मुसलमानों का इत्तेफाक भी नहीं है इस प्रदेश में या मुख्यमंत्री पे या सरकार पे कि यार हमारी मुस्लिम समाज के लिए कोई छोटी यूनिवर्सिटी बना दीजिए, ताकि जब हमारा मुस्लिम समाज पढ़ सके, शिक्षा ले सके। ये तो राजनीतिक, मैं क्या कह रहा हूँ, सारी बातें राजनीतिक है, सब जानते हैं। पहले बयान देते हैं चैनलों में, उसके बाद पीछे से हंसते हैं। सामने बयान देंगे बिल्कुल बढ़िया करके लड़ेंगे, और बाद में फिर चैनल जब खत्म, आपके लाइव खत्म हो गया, तो फिर सब हाथ मिला लेते हैं एक साथ। तो वो कोई ऐसा बहुत बड़ा बयान नहीं, इतना पीछे छुड़ाने की जरूरत क्या है? तो ये मुसलमानों से ऐसा पीछे क्यों छुड़ाया जा रहा है? ये मुसलमान कोई दूसरे देश से थोड़ी आए हैं यहाँ पर, हम तो यहीं कहीं, हम तो बल्कि मूल निवासी हैं उत्तराखंड।
हमारे तो दादा परदादा जब से हल्द्वानी के 1-2 घर थे तब से हम लोग यहाँ आप रहते हैं। चुनाव में खड़े होंगे तो आपके ऊपर भी इल्जाम लगाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको खड़ा करा वोट कटिंग के लिए। हाँ, ये भी तो आपके ऊपर इल्जाम तो लगेगा। मैं कह तो रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ, जो भी मुस्लिम समाज के क्षेत्र की बात करेगा, जो भी मुस्लिम समाज के लिए उनके अधिकारों के लिए बात करेगा, वो बीजेपी का एजेंट कहलाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? ये तो लोगों को सोचना चाहिए ना। वो तो खैर ओवैसी जी के ऊपर भी लग जाता है इल्जाम। तो मैं कह रहा हूँ चलो कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा 17 पे भी मुझ पे इल्जाम लगा, मैंने चुनाव तो नहीं लड़ा 17 में मुझ पे इल्जाम लगा कि ये चुनाव लड़ेगा, मैं नहीं लड़ा। 22 में मुझ पे इल्जाम लगा, मैं 22 में चुनाव नहीं लड़ा। अगर मैं 27 में दावेदारी करता हूं, जबकि मैंने अभी तक दावेदारी नहीं करी है, अगर मैं दावेदारी कर देता हूं या कर लेता हूं तो कोई गुनाह थोड़ी है। चुनाव लड़ना गुनाह है। स्वतंत्र अगर जो कांग्रेसी अगर बनबुलपुरा में आके ये कहेगा कि यार इसको तो हिंदू वोट पड़ेगा नहीं, तो वो कह के दिखा दे एक बार, इस बार जरा, क्यों नहीं पड़ेगा हिंदू वोट भाई? और तुम कैसे कह रहे हो हिंदू वोट नहीं पड़ेगा? इसका मतलब तुम रोक रहे हो हिंदुओं को कि यार मुसलमानों को वोट मत डालना। मैं तो हर घर जाऊंगा, मैं तो 10,000 वोटों का टारगेट लेके चलूंगा हिंदू वोटों की, 10,000 वोट मुझे पड़े, बाकी मैं अपने क्षेत्र से लेकर आऊंगा। और मैं अगर जब काम करूंगा तो सबके लिए करूंगा। अच्छा, अभी परिसमन हो रहा है बनबुलपुरा, आने वाले टाइम में कई एरिया कट रहा है, उसमें लेकर के कुछ आपके परिसीमन इस बार नहीं हो रहा है। इसी शॉर्ट टाइम इस बार परिसीमन नहीं, लेकिन 29 से पहले हो जाएगा। 29 में तो चुनाव हो जाएगा ना। चुनाव तब 27 में हो सके, नवंबर में, कहीं सुनो इसी में, कहीं पता लगा 26 लास्ट में करा दे चुनाव, तो परिसीमन का भी कोई ऐसा इश्यू है नहीं। और देखिए एक बात समझ लीजिए, आप एक चीज और कह रहे थे ना, मैंने एक बार कोरोना काल में ही भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई कार्यकर्ता जो पहाड़ से आया था और कोरोना काल में उसे खून की जरूरत थी, उसने सारे लोगों को कॉल करी अपने। लास्ट टाइम उसको इत्तेफाक जो है, पता नहीं मेरा नंबर किसी ने दे दिया, मैंने उसको खून दिया और 2-3 लड़के लेकर गया मैं। तो मेरे मन में तो कभी ऐसी बात ही नहीं है। और कोई खून देने वाला भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या कोई भी हो, या कहीं से बेचारा वो धारचूला सा है, कहीं से भी आए, मैं इंसानियत के लिए काम कर रहा हूँ, मैं इंसानियत के लिए काम करूंगा, मुझे मतलब ही नहीं है। मेरे आपके परिवार ने ये थोड़ी दिखाया कि बेटा तुम्हें अगर राजनीति करनी तुम हिंदू मुस्लिम करोगे, कभी नहीं। मैंने यही बिरादरीवाद और जातिवाद को लेकर मेरी बड़ी लड़ाई है अपने क्षेत्र में भी। अपने क्षेत्र में भी मैं जातिवाद को लेकर बहुत लड़ाई लड़ता हूँ कि जब मैं किसी का हाथ पकड़ता हूँ काम के लिए, तो मैं नहीं देखता हूँ ये कौन सी बिरादरी का है। तो इसलिए जब मैं किसी का हाथ पकड़ूं तो वो भी ना देखे कि मैं कौन सी बिरादरी का हूँ वोट डालते समय। अच्छा, बनबुलपुरा जो अभी सुप्रीम कोर्ट का लगभग अगेंस्ट ही आया है फैसला कि भाई विस्थापन होगा, टूटेगा, तो अभी जो लोगों ने माइंड मेकअप कर लिया है हमें कहाँ जाना है या आगे क्या रणनीति, ऐसा कुछ अभी कोई माइंड मेकअप नहीं है किसी का, नहीं करा। सबको उम्मीदें हैं, सरकार से उम्मीदें हैं। अब आप कह रहे हैं ना सरकार सबके लिए काम करती है, सरकार से उम्मीद है सबको, इसीलिए तो है कि अब सरकार हमारे लिए लास्ट टाइम पर धामी जी या जो सरकार में लोग यहाँ पर क्षेत्रीय लोग हैं वो कुछ मदद करेंगे भाई, तभी तो आप अपना कैसे बनाओगे किसी को भाई? कैसे आप उनके वोट मांगोगे? तोड़वा के वोट मांगोगे या उन्हें आपके उनके परिवार के उनके घरों को जिंदा रख के वोट मांगोगे? तो पहल करे भारतीय जनता पार्टी, क्या दिक्कत है? बनबुलपुरा को बचाए। ऐसा क्या प्रोजेक्ट है चाला जो कि बनबुलपुरा से इसी क्षेत्र से ही जाना है और क्षेत्र से आपके बगल में भी तो पटरी पड़ सकती है, सब कुछ हो सकता है। कोई अंतिम में आप संदेश देना चाहते हैं अपने मुस्लिम समुदाय? और देखिए मेरा संदेश यही है कि भाई हिंदू मुस्लिम या किसी भी धर्म जाति के देखकर आप लोग वोट के कभी इस चक्कर में ना पड़ो, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ। और अब जो समय आपका 2027 के चुनाव का आ रहा है, तो आप लोग ये देखें कि आपके लिए कौन बेहतर काम कर सकता है, कौन आपके लिए लड़ाई लड़ सकता है, चाहे वो हिंदू समाज से हो, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे वो सिख समाज से हो, या वो मुस्लिम समाज से हो। और मुस्लिम क्षेत्र को देखिए, एक लीडर की जैसे परिवार में माँ बाप की जरूरत होती है सरपरस्ती के लिए, वैसे एक नेता की और एक सरपरस्ती की जरूरत होती है, लीडरशिप की। तो अगर उस रूप में अगर मुझे जिम्मेदारी मिलेगी या किसी भी रूप में मिले, तो मैं तो इस जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ और निभाते रहूंगा। तो मुस्लिम लीडर अगर हम कहें, हल्द्वानी का नया नाम एक जो उभरता हुआ है वो उवैस राजा के नाम से, जहाँ तक इन्होंने अपने एक दावेदारी भी पेश करी है, ये तो वक्त बताएगा और 27 बताएगा कि किस ओर उठ करवट लेता है। और फिर से हम अपने स्टूडियो में ऐसी खास मेहमान को आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।